हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। और फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को सिलेबस बता दिया है। पहले यूनिट का अध्ययन भली भांति करा दिया है, जिसमें मैंने आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट्स, उसके बाद क्वेश्चंस और बाकी जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी सब कुछ आप लोग को करवा दिया। दूसरे यूनिट का भी हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है और दूसरे यूनिट में हम लोगों ने जो अंक और ग्रेड के बारे में दिया था, नॉर्म्स वाला जो यूनिट है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और दूसरे यूनिट की एक क्लासेस हम लोगों ने पिछली क्लास करी है। आगे की आज की जो क्लास है उसमें हम लोग जो है नॉर्म्स के बारे में जो चीज़ें पढ़े थे उसके कुछ आगे की चीज़ें, जैसे सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ये जेड स्कोर क्या होता है, टी स्कोर क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अंक और ग्रेड में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है, और फिर क्रेडिट प्रणाली क्या होती है। यानी इतना ही चीज़ आपके इस यूनिट में पढ़ना था। तो आज की क्लास में हम लोग ये सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और मैंने आप लोग को देखिए बताया था, पहले भी बताया था कि ये सारी क्लासेस अभी आपको इस पर मिल रही हैं, लेकिन आने वाले समय में ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेंगी, मेरे ऐप्स में मिलेंगी। और ऐप्स का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। तो आप लोग अगर डाउनलोड नहीं किए हों तो डिस्क्रिप्शन में ऐप्स का लिंक दिया हुआ है, उससे उसको डाउनलोड कर लीजिए। और फिर उसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स भी उसमें उपलब्ध मिल जाएगा और क्लासेस तो मिलती ही रहेंगी, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पेपर 1 का जो दूसरा यूनिट है जिसका नाम क्या है, नॉर्म्स यानी मानक। और नॉर्म्स मानक की ये दूसरी क्लास है। इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है कि अंक वर्सेस ग्रेड एवं क्रेडिट प्रणाली, या अंक और ग्रेड में क्या डिफरेंस होता है और क्रेडिट प्रणाली क्या होती है। तो इनको करने से पहले हम लोग एक बार जेड स्कोर और टी स्कोर को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, सबसे पहले थोड़ा जेड स्कोर और टी स्कोर को देख लेते हैं, क्योंकि जो नॉर्म्स वाला टॉपिक मैंने पिछली क्लास में कराया था तो उसमें जेड और स्कोर और टी स्कोर को मैंने छोड़ा था। मैंने कहा था कि इसको अगली क्लास में देखें। तो आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जान लेते हैं कि ये दोनों है क्या। तो देखिए ये सांख्यिकी में यानी स्टैटिक्स में प्रयोग किए जाने वाले दो मानकीकृत यानी स्टैंडर्ड स्कोर होते हैं, जिनका प्रयोग किसी भी सांख्यिकी गणना के लिए किया जाता है। और सांख्यिकी गणना देखिए एजुकेशन के क्षेत्र में भी काफ़ी की जाती है, तो उनमें इनका उपयोग किया जाता है। ये किसी व्यक्ति के स्कोर को समूह के अन्य लोगों के औसत स्कोर की तुलना में मानकीकृत रूप में प्रस्तुत करते हैं। यानी इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी मान लीजिए किसी परीक्षा में किसी स्टूडेंट का स्कोर है और उसका स्कोर उस ग्रुप के अन्य लोगों का जो एवरेज स्कोर है, औसत स्कोर है, उसके साथ तुलना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप देखिए इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जेड स्कोर क्या होता है, यानी व्हाट इज जेड स्कोर। तो देखिए जेड स्कोर यह दर्शाता है कि किसी व्यक्ति का स्कोर औसत से कितने मानक विचलन ऊपर या नीचे है। कहने का मतलब हो गया कि यदि मान लीजिए किसी समूह में औसत जो मार्क्स है किसी स्टूडेंट का, अगर मान लीजिए 25% है, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का जब औसत स्कोर निकाला जाएगा तो उसमें कहा जाएगा कि इसका जो है स्कोर जो है 25 से थोड़ा सा ज़्यादा है या थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पॉइंट में परसेंट में आता है चीज़ें, वो इसको दिखाने के लिए किया जाए। इसका देखिए सूत्र जो है वो क्या है, इसका फार्मूला देखिए। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, या मान लीजिए अति लघुत्तरी वाले में पूछ लिया जाएगा कि जेड स्कोर कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। तो देखिए जेड स्कोर का फार्मूला क्या होता है, जेड बराबर एक्स माइनस म्यू डेविएशन जेड बराबर, देखिए क्या है, फ्रैक्शन में यानी भिन्न में लिखा जाता है क्या, कि सिग्मा एक्स माइनस देखिए स्लैश एम यू, ये बंद, फिर उसके बाद देखिए कोष्ठक में है बटा में सिग्मा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें एग्जाम में पूछे जाने पर लिखने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे देखिए अब यहाँ किसका किसका क्या मतलब है। यहाँ देखिए जो x लिखा है यानी 2x लिखे हैं, ये किसी व्यक्ति का स्कोर है। यहाँ सिग्मा म्यू लिखा जो है ये देखिए औसत स्कोर है, जिसको मीन कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो सिग्मा लिखा है इसका मानक विचलन के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिए ये म्यू लिखा है और यहाँ ये सिग्मा लिखा है।
तो इनका मतलब क्या होता है, मानक विचलन के लिए उपयोग किया, मानक विचलन न लिख के इस तरह से लिख दिया जाएगा, औसत स्कोर के लिए इस तरह से हम जैसा बना दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि औसत स्कोर, और एक्स लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या है कि ये किसी व्यक्ति का स्कोर है। तो इस हिंदी में सारी चीज़ें न लिख के इनको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए जेड स्कोर की विशेषताएं। तो इसमें देखिए जो औसत होता है यानी मीन होता है वो 0 होता है, मानक विचलन जो है ये 1 होता है। मानक विचलन को देखिए शॉर्टकट में एसडी भी कहा जाता है। एसडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो आपसे कभी कभी ये भी लिखा रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये देखिए ये सारी चीज़ें आप लोग को इसमें थोड़ा बहुत बता दी जा रही हैं। जो दूसरा यूनिट आपका शुरू होगा तो उसमें इनसे रिलेटेड बहुत सारे आपको सवाल करने पड़ेंगे, तो इनके बारे में और भी डिटेल में आप जान जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कई सवालों को जब मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यदि देखिए z बराबर +1.5 तो व्यक्ति का स्कोर औसत से 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर, यानी यहाँ पर अगर +1.5 है तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव है। अगर इसके जगह यहाँ पे -1.5 रहता है इसका मतलब क्या है कि ये जो स्कोर होगा वो नकारात्मक होगा। ठीक है, इसका देखिए एक उदाहरण देख लेते हैं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए किसी टेस्ट में औसत स्कोर जो है वो 50 है, यानी एक टेस्ट कराया गया जिसमें उस ग्रुप के या क्लास के बच्चों का औसत स्कोर कितना है, 50 है। वहाँ पर देखिए मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो किसी छात्र का स्कोर कितना है, 70 है। ये 3 चीज़ें हैं आपको पता है, यानी कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आप ही हैं तो आपका स्कोर 70 आ गया, आपके उस क्लास में जो औसत अंक है सबका 50 है और इसमें मानक विचलन 10 है। तो इसको देखिए जेड स्कोर कैसे काउंट किया जाएगा, जेड बराबर देखिए 70 माइनस क्या है 50 इंटू 10 बराबर 2z। इसको फिर देखेंगे क्या, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 70 माइनस 50 इंटू 10 बराबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ हुआ कि छात्र का स्कोर औसत से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर है, यानी यहाँ 2 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो स्कोर है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर औसत स्कोर 50 है और आपका 70 है, तो सीधे सीधे पता चल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो आपका देखिए 20 नंबर ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि 2 SD ज़्यादा है। ठीक, अब देखिए टी स्कोर के बारे में। ये टी स्कोर क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो ये भी देखिए स्टैटिक्स के ही क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। और देखिए टी स्कोर का एक रूपांतरित जेड स्कोर होता है। ठीक है, यानी जेड स्कोर और टी स्कोर दोनों एक ही तरीके के होते हैं, बस थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस होता है। जैसे देखिए जिससे कोई भी स्कोर सकारात्मक और पूरी तरह व्याख्या योग्य हो जाता है, विशेषकर तब जब हम नकारात्मक जेड स्कोर से बचना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए जेड स्कोर का प्रयोग किया गया लेकिन जेड स्कोर क्या आ रहा है, नकारात्मक आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो उससे बचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, टी स्कोर का करते हैं। ठीक है, यानी यह जेड स्कोर का ही रूपांतरित रूप होता है। इसका देखिए सूत्र क्या होता है, टी बराबर 10 इंटू जेड प्लस 50 टी बराबर क्या होगा 10 टाइम्स जेड प्लस 50। ठीक है, यानी 10 गुना जेड प्लस 50। ये भी इसका देखिए सूत्र है। ये सूत्र आपको याद रखना है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी और लघुत्तरी प्रश्नों में भी। यानी देखिए टी स्कोर का मान क्या हो गया, मीन क्या हो गया 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन 10। ठीक है, तो टी स्कोर की विशेषताएं क्या हैं कि इसका जो मीन होता है ये 50 होता है, वहाँ पर हम लोगों ने देखा मीन कितना होता है, 0 होता है। इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 10 होता है। कोई भी टी स्कोर सदैव सकारात्मक होता है, वहाँ हम लोगों ने देखा था कि यह सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन यह नकारात्मक नहीं होगा, क्या होगा, सदैव सकारात्मक होगा। जेड स्कोर को आसानी से टी स्कोर में बदला जा सकता है, यानी जेड स्कोर को टी स्कोर में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसका उपयोग तब किया जाता है जब जेड स्कोर नकारात्मक मान में आ रहा है, यानी निगेटिव माइनस में आ रहा हो, तो उसको हम लोग जैसे मान लीजिए -50 है तो इसको, या
1.5 है। तो इस तरीके से जब कोई चीज़ माइनस में आएगी तो उसको हम कन्वर्ट करके किस में कर देंगे, टी स्कोर। ठीक, जैसे देखिए उदाहरण, यदि किसी छात्र का जेड स्कोर 2 है तो उसका देखिए टी स्कोर कैसे बनेगा, टी बराबर 10 इंटू 2 प्लस 50 बराबर 70 टी, बराबर क्या होगा 10 गुना 2 प्लस 50 बराबर 70। ठीक, यानी इसका 10 गुना करेंगे और 2 से गुणा करेंगे। इसका अर्थ क्या हो गया कि छात्र का जो टी स्कोर है वो 70 है, जो औसत से कहीं बेहतर है। जैसे देखिए यहाँ पर औसत आया था उसका 50, लेकिन औसत से इसका ज़्यादा है। तो उसी चीज़ को जैसे वहाँ पर हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से बदला। अब देखिए जेड स्कोर और टी स्कोर में क्या डिफरेंस है। बहुत से स्टूडेंट को ये सब लग रहा होगा कि ये सब क्या चीज़ें हैं, बहुत कठिन है। तो आप जब सवाल करेंगे इससे ना, तो दूसरे वाले पेपर में तो सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो अभी इसको देख लीजिए, इसको एक बार याद रखिएगा, हम लोगों ने पहले यूनिट में इसके बारे में पढ़ा है। ठीक, अब देखिए इनके बीच में कुछ डिफरेंस भी देख लेते हैं। एक तरफ जेड स्कोर है, टी स्कोर, किस किस आधार पर अंतर देखना है कि मीन के आधार पर। तो देखिए जेड स्कोर का जो मीन होता है 0 होता है और टी स्कोर का 50 होता है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 1 होता है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 10 होता है। रूप में देखिए ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, ये सदैव सकारात्मक हो सकता है। उपयोग देखिए कहाँ किया जाता है, इसका गणनात्मक विश्लेषण में उपयोग किया जाता है, यानी कोई गणना करना है और उसका एनालिसिस करना है तो वहाँ उपयोग होगा। ये शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में प्रचलित है, यानी कोई भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना है या कोई शैक्षिक परीक्षण करना है तो वहाँ पर टी स्कोर का उपयोग किया जाता है। इन दोनों के उपयोग का उद्देश्य क्या है कि स्कोर की तुलना समूह के औसत से करने के लिए, यानी किसी बच्चे का कोई स्कोर आया है तो समूह से तुलना करना, कि सभी बच्चों से उसका तुलना कर दिया जाए तो कैसे दिखाएंगे। जेड स्कोर को देखिए सामान्य रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बीच में डिफरेंस है ये। ठीक है, आप देखिए निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि जेड स्कोर बताता है कि कोई स्कोर औसत से कितना ऊपर या नीचे है, यानी एसडी के आधार पर यह बताता है कि किसी भी स्टूडेंट का औसत जो है, जो नंबर है वो औसत से कितना ऊपर और नीचे है। टी स्कोर क्या करता है, उसी जेड स्कोर को एक सरल, सकारात्मक और तुलनात्मक रूप में व्यक्त करता है। यानी ये दोनों स्कोर किसी व्यक्ति की स्थिति, योग्यता या प्रदर्शन को मानक तुलना के रूप में मापने में बहुत सहायक होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका निष्कर्ष, मानक जो है, पूरे मानक का निष्कर्ष, यानी हम लोगों ने अभी जेड स्कोर टी स्कोर देखा, अब पूरा मानक वाला जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है उसका निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि ये जो मानक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये जो मानक उपयोग किए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, इनका देखिए शैक्षिक या मनोवैज्ञानिक परीक्षण को विश्वसनीय बनाने में, निष्पक्ष बनाने में और उसकी व्याख्या को सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये यह जानने में मदद करते हैं कि कोई छात्र कहाँ खड़ा है, न केवल अंकों के आधार पर बल्कि समूह की तुलना में। इसलिए मानकों के बिना मापन अधूरा है, यानी अगर मानक का उपयोग नहीं किया जाए तो कोई भी मापन पूर्ण नहीं होता है, अधूरा होता है। पहले क्लास में मैंने आप लोग को उदाहरण दिया था कि किसी का अगर वेट नापना है, वजन करना है, किसी की हाइट नापनी है, अगर हम मानक का उपयोग ना करें, ऐसे ही अगर 50 कह दें तो 50 का मतलब क्या है, अगर किसी 5 फीट कह दें तो 5 फीट का मतलब क्या है, तो ये चीज़ें बिना मानक के नहीं बताई जाती। ठीक है, आप देखिए हम लोग आते हैं मार्क्स वर्सेस ग्रेड, यानी अंक बनाम ग्रेड। अंक और ग्रेड में क्या डिफरेंस है। ठीक, अंक और ग्रेड कब प्रयोग किए जाते हैं और इनका उपयोग क्यों करना चाहिए। तो देखिए अंक यानी मार्क्स और ग्रेड शिक्षा के मूल्यांकन प्रणाली के दो प्रमुख रूप हैं। आजकल देखिए जो आप लोग का रिजल्ट आता है उसमें देखिए ग्रेडिंग सिस्टम में भी रहता है, अंक प्रणाली में भी रहता है। बहुत से ऐसे बोर्ड हैं, शिक्षा के बोर्ड, जहां पर ग्रेडिंग सिस्टम का ही उपयोग किया जाता है। तो देखिए इन दोनों का उद्देश्य छात्र के प्रदर्शन को मापना और व्यक्त करना होता है, लेकिन उनके बीच कई महत्वपूर्ण अंतर, दोनों को ही उपयोग किया जाता है किसी स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को, प्रदर्शन को मापने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। देखिए
एक एक करके पहले देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए मार्क्स क्या होता है। तो मार्क्स के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं कि आप कोई भी परीक्षा देते हैं तो उसमें देखिए आपका जो पेपर होता है उसका फुल मार्क्स कुछ और होता है, यानी पूर्णांक जो हो जिसको आप लोग बोलते हैं। तो पूर्णांक वो क्या है, एक प्रकार का मार्क्स है, और आपने उस पूर्णांक टोटल में से कितना प्राप्त किया वो भी आपका एक प्रकार का मार्क्स। जैसे मान लीजिए 70 नंबर की परीक्षा है या 75 नंबर का आपका पेपर है, जिसमें से आपने मान लीजिए 60 नंबर पाया, 55 नंबर पाया, तो उस वो क्या होगा, आपका मार्क्स हो जाएगा। देखिए यह क्या है, एक संख्यात्मक क्वांटिटेटिव रूप होता है जो यह बताता है कि छात्र ने कुल कितने अंकों में से कितने अंक प्राप्त किए। यानी देखिए क्या है, यह संख्यात्मक रूप है, संख्या के रूप में बता दिया जाता है कि इतने में से इतना आपने पाया है। जैसे देखिए अभी मैंने बताया कि कुल अंक मान लीजिए किसी पेपर का 100 है और उसमें छात्र ने कितना प्राप्त किया, 78, तो उसका स्कोर क्या हो गया, 78 पाया उसने 100, यानी 78/100। ठीक। अब देखिए ग्रेड क्या है। ग्रेड क्या होता है, तो ग्रेड देखिए एक वर्णात्मक या अक्षरीय प्रणाली है जो छात्र के प्रदर्शन को रेंज या सीमा के आधार पर दर्शाती है। ठीक है, यानी इसमें एग्जैक्ट आपका नहीं दिया रहेगा, एक रेंज दिया रहेगा। देखिए इसका उपयोग इसलिए किया गया, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती है एग्जैक्ट जब किसी का मार्क्स बता दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, तुलना होती है। तो ग्रेड इसलिए निकाला गया कि जैसे मान लीजिए कि 55 से लेकर 60 के बीच में अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स आया है, तो जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि जिसका 55 से 60 के परसेंट के बीच में नंबर आया है उसको कह दिया जाएगा फर्स्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि 55 वाला भी फर्स्ट है, 60 वाला भी फर्स्ट है, तो इसके लिए कहा जाएगा कि इसके लिए ग्रेड ए दिया जाएगा। अगर कह दिया जाए कि 60 से लेकर 70% जिसका नंबर है उसको कहा जाएगा A+ है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेड देने का मतलब क्या है कि 60 नंबर पाने वाला भी स्टूडेंट वही ग्रेड पाएगा और 70 नंबर भी पाने वाला। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा प्रदर्शन का तुलना करना बहुत अच्छा लगता है, सही होता है। देखिए उदाहरण के लिए देखिए 90 से 100 अंक अगर किसी ने पाया, यानी 90 से 100 के बीच में, तो उसको A+ ग्रेड दिया जाएगा। 80 से 89 अंक जिसने पाया उसको A ग्रेड दिया जाएगा। 70 से 79 अंक जो पाएंगे उनको B+ ग्रेड। इससे क्या हो जाता है कि जो 70 भी पाता है उसको भी सही रहता है, चलो हम भी वही ग्रेड पाए हैं, और जो 79 पाया है उसको भी लगता है कि हमने भी वही ग्रेड पाया था, यानी इन दोनों के बीच में भेदभाव नहीं दिखता है। छात्र को देखिए 78 अंक मिले तो भी वह B+ ग्रेड ही पाएगा। ठीक है, यानी 70 से लेकर 79 के बीच में जितने स्टूडेंट रहेंगे उनको एक ही बराबर का ग्रेड मिलेगा। तो क्या होगा कि वो आपस में एक दूसरे से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे और उनको सेम ग्रेड दिया जाएगा। अब मार्क्स में क्या रहता है, वो एग्जैक्ट हो जाता है। अगर किसी का 1-2 नंबर भी कम आ जाता है किसी से, वो कहता है कि मेरा तुमसे ज़्यादा है, तुम्हारा मुझसे कम है। ठीक है, तो बच्चे ज़्यादातर ये सब चीज़ें बोलते हैं, करते हैं, तो इसलिए ग्रेडिंग सिस्टम ला दिया गया कि इस कमी को दूर किया जाए। आप देखिए इनके बीच में डिफरेंस क्या है, अंक बनाम ग्रेड, मार्क्स वर्सेस ग्रेड, इसका तुलनात्मक सारणी देख लेना। देखिए कौन कौन से आधार हैं, क्योंकि जितने महत्वपूर्ण आधार हैं उन्हीं के आधार पर हमको उसको देखना है। तो देखिए अंक और ग्रेड, तो पहले स्वरूप के आधार पर अंतर देखते हैं। स्वरूप में देखिए क्या है कि यह संख्यात्मक होता है और यह क्या होता है, वर्णात्मक या श्रेणी के रूप में होता है। जैसे देखिए अभी मैंने आपको बताया ना कि A+, A, B+, तो इस तरह से इसको क्या किया जाता है, वर्णात्मक रूप में, वर्ण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। परिशुद्धता के आधार पर देखिए क्या है, यह अधिक सटीक होता है, यह सामान्यीकृत होता है, यानी जनरलाइज होता है। इसमें मैंने अभी क्या बताया कि किसी का अगर 74 नंबर है तो एकदम पूरा एग्जैक्ट है, लेकिन इसमें कह दिया गया कि 70 से 79 के बीच में है। अब इसमें देखिए क्या है, ये जनरलाइज मार्क है, इसमें एग्जैक्ट नहीं दिया गया है। मानव त्रुटि की संभावना, इसमें देखिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसमें नहीं होता है, कम होता है। तनाव का स्तर देखिए, यह अधिक तनावपूर्ण होता है, यह अपेक्षाकृत कम तनाव। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किसी स्टूडेंट का 79 आ गया, किसी का 70 आ गया, तो यहाँ क्या होगा, मार्क्स में अगर दिया गया तो उसको तनाव हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी, मेरा उससे 9 नंबर कम आया। यहाँ क्या है, 70 आया और 79 आया, फिर भी कोई तनाव नहीं, क्योंकि जो ग्रेड उसको मिला है 70 नंबर वाले को वही ग्रेड मिला है, यहाँ तनाव कम रहता है। तुलना योग्य,
यहाँ देखिए क्या होता है कि छात्रों के बीच सीधी तुलना संभव होती है, यहाँ पर तुलना सीमित होती है। यानी देखिए डिफरेंस 10 नंबर का है तो तुलना सीमित होगी, यहाँ तुरंत तुलना कर लेंगे कि मेरा तो आपसे 1 नंबर ज़्यादा आया है, तुम्हारा कम आया है। इसका देखिए रैंकिंग में उपयोग के लिए किस प्रकार से क्या सटीक रैंक निर्धारण इसके द्वारा संभव होता है, यानी किसी का सटीक रैंक निकालना है तो ये उपयोग किया जा सकता है, इससे बहुत आसानी होती है। लेकिन इसमें सटीक रैंक निकालना कठिन होता है क्योंकि इसमें एक रेंज दी गई है 70 से लेके 79, 50 से लेके 60, तो इसके बीच में सटीक कैसे निकालेंगे, तो बहुत प्रॉब्लम होगी, कठिनाई होगी। ये मूल्यांकन के तरीके के आधार पर देखिए इसमें अंक के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, इसमें अंक के रेंज के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि 100 में 83 नंबर, यहाँ देखिए ए ग्रेड यानी 80 से 89 के ऊपर, इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। आप लोग के रिजल्ट में नीचे लिखा रहता है कि इतने इतने से बीच में जिसका मार्क्स रहेगा उसको ए प्लस, ए बी प्लस, सी, इस तरह से दिया रहता है। ठीक है, तो डी तक ये रेंज दिया गया रहता है। अब देखिए ग्रेडिंग प्रणाली के लाभ देख लेते हैं। ग्रेडिंग प्रणाली का क्या एडवांटेज है, एडवांटेजेस ऑफ ग्रेड्स। तो पहला देखिए क्या है कि यह छात्रों पर अंक आधारित प्रतिस्पर्धा और तनाव को कम करता है। दूसरा क्या है देखिए व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई में ग्रेडिंग अधिक उपयुक्त होता है, यानी जो अभी अपने देश की नई शिक्षा नीति आई है उसमें देखिए क्या किया गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को लागू करने के लिए कहा गया है और सभी जगह पे। तो उसमें क्या होगा कि ये ग्रेडिंग वाला जो सिस्टम है बहुत ही उपयोगी होगा। मूल्यांकन अधिक लचीलापन और समरूपता प्रदान करता है। शिक्षक की मूल्यांकन में त्रुटियां कम हो जाती हैं। तो इतनी सारी चीज़ खास जो है फायदे हैं ग्रेड प्रणाली। अब देखिए अंक प्रणाली के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं, वो क्या है देखिए। तो अत्यधिक अंक प्रतिस्पर्धा से छात्रों में तनाव उत्पन्न करता है। देखिए अभी मैंने बताया आपको कि ज़्यादा अगर किसी का नंबर आ गया तो स्टूडेंट टेंशन में हो जाते हैं कि अरे उसका 95 आया, प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर किसी का 90 आया तो कहेगा मुझसे 5 नंबर ज़्यादा पा गया। अब ग्रेड में दे दिया गया तो कोई टेंशन नहीं है, मेरा 90 है तुम्हारा 95 है लेकिन ग्रेड तो सेम है। ठीक, 1-2 अंकों का अंतर भी देखिए रैंक या मेरिट में बड़ा फर्क कर सकता है। अब नंबर रहेगा तो 1 नंबर से भी देखिए मेरिट बदल जाती है, आप लोग सुनते होंगे 1 नंबर से बहुत से स्टूडेंट बहुत सारी परीक्षाओं में बाहर हो जाते हैं। अब ग्रेडिंग वाला सिस्टम रहता है तो उसमें बहुत लोगों को मौका मिल जाता है। मूल्यांकन बहुत कठोर और सटीक होता है जिससे व्यक्तिगत विकास की उपेक्षा हो। इसमें देखिए क्या होता है कि मूल्यांकन एकदम कठोर हो जाता है, सटीक एग्जैक्ट आता है, तो जिससे क्या होता है कि पर्सनल डेवलपमेंट व्यक्तिगत विकास की जो उपेक्षा होती है, कोई स्टूडेंट डीमोटिवेट भी हो सकता है, कुछ थोड़ा सा नाराज भी हो सकता है, तो इससे ये सारी इसकी सीमाएँ हैं। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है इन दोनों के बारे में, क्या निकल के आ रहा है कि अंक प्रणाली जो है वो सटीक है लेकिन प्रतिस्पर्धा और तनाव अधिक बढ़ाती है, यानी कंपटीशन बढ़ा देती है और स्ट्रेस बढ़ा देती है, तनाव बढ़ा देती है बच्चों में। ग्रेड प्रणाली क्या है, यह तनाव मुक्त होती है, प्रेरणादायक होती है और व्यापक मूल्यांकन को बढ़ावा देती है। इससे देखिए तनाव नहीं आता है, प्रेरणा मिलती है, चलो हमारा तुमसे इतना कम है लेकिन अगली बार मैं प्रयास करूंगा तुम्हारे बराबर लाऊं। भले से नंबर कम है 7 नंबर 10 नंबर लेकिन ग्रेड तो सेम है। तो देखिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली यानी मॉडर्न एजुकेशन में सीसीई, एनईपी 20 आदि ग्रेड आधारित मूल्यांकन को बढ़ावा देते हैं जिससे शिक्षा को अधिक सुधारोन्मुख और समावेशी बनाया जाए। यानी इनका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है कि शिक्षा को समावेशी स्वरूप प्रदान करना है, तो इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ग्रेड बहुत ही ज़्यादा आजकल उपयोग किया जा रहा है रिजल्ट वगैरह। अब देखिए आपके इस यूनिट का जो अगला टॉपिक है वो है क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट प्रणाली क्या होता है, तो देखिए आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही जब एडमिशन कराया होगा कुछ दिनों पहले, तो आपका समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया गया होगा। अभी फिर देखिए जब परीक्षा फॉर्म भरने लगेंगे आप लोग तो आपका एक ABC ID बनेगा। ये ABC ID देखिए क्या होता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो जो स्टूडेंट आप लोग तो 5वें सेमेस्टर में आ गए हैं तो आप लोग का बन चुका होगा, तो यही चीज़ इसमें पढ़ना है, ये क्रेडिट प्रणाली होती क्या है, इसका क्या अर्थ होता है, क्या महत्व है, तो इसका ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं।
शिक्षा में क्रेडिट प्रणाली, क्रेडिट सिस्टम इन एजुकेशन आज की उच्च शिक्षा प्रणाली में जैसे विश्वविद्यालय, कॉलेज में एक लचीली और विद्यार्थी केंद्रित प्रणाली है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी एनईपी 2020 के बाद और भी अधिक महत्वपूर्ण हो। यानी इस पर सबसे ज़्यादा जोर कब से दिया जाने लगा? जब से नई शिक्षा नीति आई है। इसके पहले भी ये था लेकिन उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था। अब देखिए इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और ख़ास करके कहाँ दिया जा रहा है? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। अब स्कूली शिक्षा में अभी इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्रेडिट प्रणाली का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ क्रेडिट सिस्टम। तो देखिए क्रेडिट प्रणाली जो है एक ऐसी शैक्षिक व्यवस्था है जिसमें किसी पाठ्यक्रम, विषय या प्रशिक्षण कार्यक्रम को छोटे छोटे क्रेडिट यानी अंक इकाइयों में बांटा जाता है। यानी मान लीजिए किसी को किसी कोर्स को करना है तो उस कोर्स को बांट दिया गया। मान लीजिए 2 साल का कोर्स है तो 2 साल में 4 सेमेस्टर कर दिया गया और हर सेमेस्टर का कुछ क्रेडिट निर्धारित कर दिया गया। यानी अगर मान लीजिए 4 सेमेस्टर हैं, 2, 3, 4, तो पहले सेमेस्टर में कह दिया गया कि अगर कोई स्टूडेंट पास करेगा उसको 4 क्रेडिट मिलेगा, दूसरे में 4, तीसरे में 5, चौथे में 5, यानी टोटल 2 साल जब वो पढ़ाई कर लेगा तो उसको टोटल कितने क्रेडिट मिल गए? 18 क्रेडिट। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने कोई एक सेमेस्टर नहीं किया, उसमें फेल हो गया, बैक हो गया, तो उसके 4 क्रेडिट कम हो जाएंगे यानी 14 हो जाएगा। तो फिर वो जब अगली बार बैक पेपर भरेगा, उस परीक्षा को पास करेगा तो उसको फिर से 4 क्रेडिट मिल जाएंगे और कितना हो जाएगा उसका? 18 हो जाएगा। इन क्रेडिट को देखिए एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में ट्रांसफ़र भी किया जाता है। आपने मान लीजिए यहाँ पर पढ़ाई की, आपका यहाँ पर 2 ही सेमेस्टर पूरा हुआ यानी आपने 8 क्रेडिट प्राप्त किया, अभी आपका 10 क्रेडिट बाकी है। लेकिन आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराना चाहते हैं तो वहाँ क्या होगा कि आपका ये जो 8 क्रेडिट आप पाए थे ये दोबारा वहाँ से फिर से नहीं लेना पड़ेगा, यही आपका वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी आपको बाकी का जो आगे का है वो क्रेडिट प्राप्त करना है, आगे का सेमेस्टर पढ़ना है, यहाँ का जो सेमेस्टर का क्रेडिट था आपका उसमें जुड़ जाएगा। तो यही इसका फ़ायदा है। देखिए जब छात्र किसी कोर्स को पूरा करता है तो उसे उसके निश्चित क्रेडिट प्रदान किए जाते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया। इसको देखिए सरल शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि क्रेडिट प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें छात्र के सीखने की मात्रा को क्रेडिट यूनिट के रूप में मापा जाता है। ठीक, यानी किसी भी छात्र के सीखने की जो मात्रा है, उसने कोई कोर्स किया है तो उसको क्रेडिट के रूप में माप कर बता दिया जाता है। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है वो भी देख लेते हैं। तो परिभाषा देखिए क्या कह रही है कि एक क्रेडिट वह मापन इकाई है जो यह दर्शाती है कि विद्यार्थी ने किसी विषय में 1 सप्ताह में कितनी एकेडमिक पढ़ाई की, जैसे लेक्चर, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट इत्यादि। यानी मान लीजिए अब यहाँ पर किसी स्टूडेंट का 1 सप्ताह का क्रेडिट मान रहा है तो 1 सप्ताह का क्रेडिट में देखिए उसको कैसे कैसे क्रेडिट बांटा रहेगा। कुछ क्रेडिट लेक्चर पर दिए जाएंगे, कुछ प्रैक्टिकल पर दिए जाएंगे, कुछ असाइनमेंट पर दिए जाएंगे। अब इनमें वो देखिए सभी क्रेडिट्स अगर प्राप्त कर लेता है तो कहा जाएगा उसका बहुत बेहतर स्कोर है। इसी में से किसी चीज़ को अटेंड नहीं करता है तो उसका क्रेडिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखिए 1 क्रेडिट बराबर 1 घंटे का साप्ताहिक शिक्षण कार्य, यानी 1 क्रेडिट बराबर यहाँ निर्धारित कर दिया गया कि 1 घंटे का साप्ताहिक शिक्षण कार्य जो होगा वो 1 क्रेडिट के बराबर होगा। ठीक है, यानी हर सप्ताह का जो शिक्षण कार्य होगा 1 क्रेडिट के बराबर होगा। अब देखिए क्रेडिट प्रणाली के प्रमुख अंग कौन कौन है, की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला देखिए कोर्स है, यानी कोई विषय या मॉड्यूल जैसे हिंदी साहित्य या गणितीय तर्क शक्ति, ये कोर्स के आधार पर भी क्रेडिट डिफाइन किया जाता है। क्रेडिट भी है खुद, हर कोर्स को एक निश्चित क्रेडिट दिया जाता है, जैसे 4 क्रेडिट कोर्स। देखिए आप लोग बहुत सारा कोर्स करते होंगे, आप अपना सिलेबस देख लेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपका पहला जो सेमेस्टर है उससे पढ़ने से कितना क्रेडिट मिलेगा, दूसरा, तीसरा, ऐसे कर करके आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने सेमेस्टर में कौन कौन से क्रेडिट। इसके बाद देखिए तीसरा इसका अंग है ग्रेडिंग, यानी क्रेडिट आधारित ग्रेड प्रणाली, जिसको CBCS कहते हैं, यानी क्रेडिट बेस्ड क्या होगा? ग्रेड सिस्टम में अंक नहीं ग्रेड मिलते हैं। डिग्री की शर्त
चौथा अंग है इसका, यानी डिग्री प्राप्त करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य है होता है। जैसे बीए के लिए 120 क्रेडिट, हर कोर्स का अपना अपना क्रेडिट होता है। आपको डिग्री तभी मिलेगी जब आप उसके लिए जितनी क्रेडिट निर्धारित की गई है पूरा प्राप्त करेंगे तब। ठीक, अब जैसे देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, एक उदाहरण है, वो किसका है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट बीएससी कर रहा है और बीएससी का जो जनरल कोर्स होता है देखिए 3 साल का होता है, ऑनर्स तो 4 साल का होता है, लेकिन पास कोर्स 3 साल का होता है। अब देखिए यहाँ क्या किया गया है कि हर वर्ष में उसके साइंस के विषयों का क्रेडिट निर्धारित कर दिया गया। जैसे देखिए फर्स्ट ईयर में फिजिक्स का क्रेडिट 4 है, सेकेंड ईयर में भी 4 है और थर्ड ईयर में भी 4 है। ठीक है, नहीं ऐसे है, देखिए फर्स्ट ईयर में फिजिक्स 4 क्रेडिट, केमिस्ट्री 4 क्रेडिट और इंग्लिश 2 क्रेडिट, यानी टोटल कितना हुआ फर्स्ट ईयर में 4 4 8 2 10 क्रेडिट। उसी प्रकार से देखिए दूसरे वर्ष में फिजिक्स का 4, मैथ का 4 और हिंदी का 2, यानी यहाँ भी 10 क्रेडिट। और तीसरे साल में देखिए फिजिक्स का 4, इलेक्टिव सब्जेक्ट का 4 और प्रोजेक्ट पर 2, यानी यहाँ भी 10 क्रेडिट। यानी टोटल देखिए फिजिक्स में कितने क्रेडिट हो गए, 4 8 12। केमिस्ट्री में देखिए 4 4, केमिस्ट्री में 4 मैथ में और 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट में, यानी इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 क्रेडिट। और यहाँ देखिए 2 2 4 2 6, यानी ये, यानी टोटल कितना होगा 12 12 24 और 6 30। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे हो गया, कुल क्रेडिट देखिए क्या है 16 + 16 + 14। ठीक है, यानी बराबर 46 क्रेडिट। एक तरह का उदाहरण दे दिया। यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा कि 12 + 12 और +6, यानी कितना 12 12 24 6 30। तो यानी ये जो कोर्स का यहाँ उदाहरण दिया गया है, यहाँ कितना क्रेडिट है 30 क्रेडिट। और एक इस तरीके से कोई उदाहरण है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में 16, सेकेंड ईयर में 16, थर्ड ईयर में 14, तो टोटल कितना क्रेडिट हो जाएगा 46 क्रेडिट। तो इसी तरीके से हर ईयर को क्रेडिट के आधार पर बांटा जाता है। ठीक, अब देखिए क्रेडिट प्रणाली के लाभ। क्रेडिट प्रणाली का उपयोग करने से क्या फायदा है, तो लाभ को देखिए एक एक करके देख लेते हैं। जैसे देखिए पहला लाभ क्या है कि यह लचीलापन लाता है, यानी छात्र अपनी गति से कोर्स पूरा कर सकते हैं, यानी पूरा कोर्स एक साथ नहीं करना, उसको बांट बांट के छोटे छोटे पार्ट में क्रेडिट के आधार पर पूरा कर लेना है। यह मल्टी एंट्री एग्जिट की सुविधा प्रदान करता है। इसका मतलब कि कोई स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूट से कुछ क्रेडिट प्राप्त कर ले, फिर उसको कहीं दूसरे जगह एडमिशन कराना हो, तो कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो वो वहाँ पर जाएगा तो उसका क्रेडिट क्या हो जाएगा, इन एग्जिट एंट्री के रूप में उपयोग, यानी जहाँ से वो छोड़ेगा वहाँ से क्या हो जाएगा, उसका क्रेडिट एग्जिट कर दिया जाएगा, और जहाँ दोबारा एडमिशन कराएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी। जैसे देखिए किसी भी वर्ष पढ़ाई छोड़कर पुनः अगले साल से शुरू करने की सुविधा जो है ये NEP 2020 में दी गई है। इसके अलावा देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में भी उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक छात्र है वो विज्ञान, कला, प्रबंधन जैसे विषयों का संयोजन कर सकता है, यानी वो विज्ञान के भी विषय लेगा, कला का भी लेगा और प्रबंधन का भी लेगा, और सबका कुछ कुछ न क्रेडिट अर्जित करके अपना कोर्स पूरा करेगा। प्रदर्शन का इसमें स्पष्ट रिकॉर्ड होता है। जैसे छात्र का हर सेमेस्टर का प्रगति विवरण क्रेडिट के रूप में सहेजा जाता है, उसके रिजल्ट में लिखा रहता है। देखिए क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम, एक छात्र है जैसे वो क्या करा, एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में गया तो उसका क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाता है। देखिए दूसरी यूनिवर्सिटी में क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि इसके लिए कौन सा कार्ड बनाया जा रहा है, आपका एक ID बनाई जा रही है जिसको ABC कहते हैं, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसी का उपयोग करके आपका जो है ये क्रेडिट एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र किया जाएगा जब आप अपना विश्वविद्यालय बदल कर पढ़ाई करना चाहेंगे। अगर आप एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो फिर इसका उपयोग ट्रांसफ़र के लिए नहीं किया, आपके रिजल्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे आप विश्वविद्यालय बदलते हैं तब इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसका उदाहरण और भी देख लेते हैं। क्रेडिट आधारित ग्रेड प्रणाली का स्कोरिंग देखिए, जैसे मान लीजिए कोर्स दिया गया है हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्रेडिट भी दिया गया है, ग्रेड भी दिया, यानी मान लो कि इसमें 4 क्रेडिट मिलता है, ग्रेड A। यहाँ देखिए ग्रेड पॉइंट 8, कुल अंक कितना है 32। ये देखिए आपका रिजल्ट भी इसी तरीके से आता है। आप लोग अपना जब रिजल्ट देखेंगे सेमेस्टर का
तो इसी तरीके यानी आपका नंबर भी दिया रहता है, ग्रेड भी दिया रहता है, क्रेडिट भी दिया रहता है और टोटल नंबर भी देखिए लास्ट में दिया रहता है। इसी प्रकार देखिए यहाँ अंग्रेजी में 3 क्रेडिट है, ग्रेड B+ है, ग्रेड 0.7 है और कुल अंक 21 है। इतिहास में देखिए क्रेडिट 3 है, प्राप्त अंक A+ है, ग्रेड 0.9 है और कुल अंक 27 है। तो इस तरीके से देखिए आपका टोटल क्रेडिट कितना हो गया, 3 3 6 4 10 और कुल ग्रेड अंक कितना हो गया 80। देखिए ग्रेड अंक जोड़ लेंगे तो टोटल जोड़ लेंगे कि 27 21 कितना होगा 48 और 32 80। ठीक, तो ये चीज़ें आपको रिजल्ट में दी गई रहती है। आप देखिए इसी की मदद से देखिए क्या निकाला जाता है, आपका SGPA निकाला जाता है। आपके रिजल्ट में ये भी लिखा रहता है। SGPA का फुल फॉर्म क्या होता है, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो आप ये सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज अपने परीक्षा के अंकों को जोड़कर, 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आया होगा उसको जोड़कर निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया क्रेडिट सिस्टम का, ये जो क्रेडिट प्रणाली है एक आधुनिक, लचीली और छात्र केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली है जो न केवल छात्र की शैक्षिक स्वतंत्रता को बढ़ाती है बल्कि सीखने की गुणवत्ता और विकल्पों को भी बेहतर बनाती है। यानी इसका उपयोग किए जाने से छात्र में अंदर सीखने की विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं, वो अलग अलग कोर्स को अपने कोर्स में शामिल करके अपना परफॉर्मेंस बढ़िया कर सकता है, अपनी योग्यता बढ़ा सकता है, अपने कौशलों में वृद्धि कर सकता है। इसीलिए देखिए जो नई शिक्षा नीति आई है NEP 2020, उसमें इसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है और बहुत ज़्यादा उपयोग करने पर जोर भी दिया जा रहा है। और इससे क्या होगा कि जो NEP 2020 का उद्देश्य है उसको साकार करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और निभा भी रहा है। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में बस यहीं तक रखा जाए और इस तरीके से आपके इस यूनिट के जितने भी महत्वपूर्ण टर्म थे, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे, मैंने उसका अध्ययन करा दिया। अब आगे की क्लास में हम लोग इस यूनिट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको देखेंगे। तो आज की क्लास में देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।